ऑलराइट गाइस, बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, विच इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब ये इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों है? ये इंपॉर्टेंट मुद्दा इसीलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है, आईएएस में भी आ सकता है, यूपीएससी के अदर एग्जाम्स में भी आ सकता है, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, एंड ये बेसिक्स में आता है। एंड अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें, पर्टिकुलरली पंजाब पीसीएस या हरियाणा पीसीएस, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी देखा जा सकता है, देयरफॉर पंजाब पीसीएस के लिए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात ये समझाता हूं कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, तब आप क्या करते हैं? उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आप कोर्ट जाते हैं। लोकल कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, या सेशन जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दैट मींस देयर आर कोर्ट्स जो डील करती हैं। कौन से लॉ के तहत करेंगी? लॉ ऑफ द लैंड, जो देश के अंदर है। लेकिन उस सर्कमस्टांस में क्या होता है, अगर सपोज कीजिए इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, इन सर्कमस्टांसेस में यू हैव टू सी दिस वेरी 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 स्ट्रिक्टली कि व्हाट हैपेंस, यहां पर देयर इज नो कॉमन लॉ। तो वो कॉमन लॉ क्रिएट करने की कोशिश की गई, इंटरनेशनल लॉज बनाए। अब इंटरनेशनल लॉज को लागू कौन करवाएगा? वो हमें एक बॉडी चाहिए थी, जिस बॉडी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई, उसके 6 ऑर्गन्स हैं। 6 ऑर्गन्स में से एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है, इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट करवाता है देशों के ऊपर, ताकि वर्ल्ड में पीस बना रहे। एज सिंपल एज दैट। तो अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, ये हम आगे देखेंगे। अभी चलते हैं। सी, दिस इज नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन 1945 में एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन इसके ऑपरेशन जो है वो शुरू हुए हैं अप्रैल 1946 में। फाइन। So this date is important, April 1946, International Court of Justice. So as discussed, this is one of the 6 principal organs of United Nations with the basic mandate क्या है कि it is primary judicial body to international disputes. So जितने भी international disputes हैं उसकी primary judicial body है। आपके देश में अगर disputes होते हैं, आपके अपने disputes होते हैं, state to state होते हैं, center state होते हैं, तो उसके लिए we have courts. We have high court, we have supreme court, we have session court. लेकिन यहां पर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए we have इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आप कहेंगे फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? उसको अभी के लिए छोड़ दो, वो देखेंगे क्या चीज है। अभी इसको समझोगे तो फिर समझ आएगा आगे। इसका हेडक्वार्टर कहां है जी? नीदरलैंड हेग में या न्यूयॉर्क में नहीं है, अनलाइक काफी बॉडीज जिनका आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। मेंबर्स जो है इसके, वो यूएन के मेंबर्स बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं। मतलब अगर कोई नेशन यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। लेकिन अगर कोई देश यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, तब उस सर्कमस्टांस में अगर उसको मेंबरशिप लेनी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो वो कैसे लेता है? इसके स्टैट्यूट को रेटिफाई कर देगा, साइन कर देगा और अपनी इच्छा जाहिर करेगा कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं मेंबर बनना चाहता हूं। अब इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। टोटल 15 जजेस होंगे और 15 जजेस 9 साल के पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा। मतलब एक जज की जो टेन्योर होगी वो 9 इयर्स होगी। फर्दर मोर एक ही नेशनैलिटी के 2 जज नहीं होंगे, ताकि ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन इनको मिल सके। देयर आफ्टर The members of the court do not represent the government. ये अपनी गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अपने आप को, इन द सेंस इंटरनेशनल लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। एज अ मजिस्ट्रेट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई जज चला गया तो हम ये नहीं बोलेंगे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नो, वो इंटरनेशनल लॉ के लिए इंडिपेंडेंटली काम करता है। एंड जो रिटायरिंग जज है दे आर एलिजिबल फॉर द री-इलेक्शंस। अब क्या होता है, हर 3 साल इलेक्ट किया जाता है और 1/3 जो जजेस हैं उनको दोबारा से उनकी सीट्स को अपॉइंट किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो अब स्कोप देख लेते हैं, ये किस चीज को सेटल कर रहे हैं। सेटलिंग द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, जो बोलते हैं कि हमारे मुद्दे को रिजॉल्व कीजिए। अब एग्जांपल के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितने डिस्प्यूट्स हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्यों नहीं देखता उसको? उसका कारण ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिर्फ वो डिस्प्यूट को देखेगा अगर उनको बोला जाएगा कि भाई इस डिस्प्यूट को आके आप क्या कीजिए, देख लीजिए, इस डिस्प्यूट को आगे रिजॉल्व कीजिए। अदरवाइज वो खुद से नहीं करता है, सुओ मोटो ऑन इट्स ओन डिसीजन नहीं लेता कि मैं इसमें इंटरवीन करूंगा। हाँ, इसका मकसद है कि मुझे पीस बना के रखना, इंटरनेशनल लॉ के तहत मैं सारे डिसीजन सुनाऊंगा, दूंगा। लेकिन अगर स्टेट्स अपना इंटरेस्ट शो करेंगी कि प्लीज डू इट, देन ओनली दे आर गोइंग टू डू इट। हाँ, एक बार अगर इंडिया पाकिस्तान सपोज करो चले गए, तो जो जजमेंट आएगी वो बाइंडिंग होगी, दैट विल बी बाइंडिंग। इज दैट क्लियर? तो फर्दर मोर ये लीगल एडवाइस भी देते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को व्हेन आस्क्ड। तो बेसिकली स्टेट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? हम स्टेट की बात करें कि डिफरेंट स्टेट्स, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अपने डिस्प्यूट्स लेके जाना चाह रहे हैं सिविल मैटर्स के रिगार्डिंग, तो वो कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तब यहां वो चीज नहीं होती है। तो दिस इज प्राइमरली
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विद रिस्पेक्ट टू द सिविल मैटर्स एंड स्टेट टू स्टेट डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग। फर्दर जैसे कि मैंने बताया कि सुओ मोटो केसेस ऑन इट्स ओन नहीं डील कर सकते, एंड नो जुरिडिक्शन ओवर प्राइवेट एंटिटी, कंपनीज एंड इंडिविजुअल। ना प्राइवेट एंटिटी ना इंडिविजुअल को चार्ज कर सकते हैं, ना कंपनीज को कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर क्रिमिनल मैटर्स को लेके और इंडिविजुअल्स और कंपनीज को लेके फिर क्या है हमारे पास? फिर हमारे पास जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट। 2002 में इसको स्टैब्लिश किया गया। अब ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। So it was established in 2002 as intergovernmental organization and international tribunal. So intergovernmental organization भी है और international tribunal भी है। किस लिए? ताकि चार्ज किया जा सके इंडिविजुअल्स को जो एक्यूज हैं वॉर क्राइम से रिलेटेड या फिर जीनोसाइड का जिनके ऊपर इल्जाम है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब आ जाता है हमारे पास इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है, विच डील्स विद द स्टेट डिस्प्यूट्स विद इन द यूनाइटेड नेशंस। सो वो तो हमने बात अभी कर ली है। तो 2002 में इसको स्टैब्लिश किया गया अंडर द रोम स्टैट्यूट। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज सीन एज अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। सो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ को लेके हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो इंडिविजुअल्स की क्या करता है? बात करता है। अनलाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज अ सिविल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? इट इज अ क्रिमिनल वन एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर कंट्री टू इट। वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का तो इंडिया मेंबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इंडिया मेंबर नहीं है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ डिफरेंस की बात की कि एक सिविल को डील कर रहा है, क्रिमिनल को डील कर रहा है, एक स्टेट टू स्टेट डिस्प्यूट्स को डील कर रहा है और एक डील कर रहा है ह्यूमंस के रिगार्डिंग जीनोसाइड्स को, ह्यूमंस के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स को, वॉर क्राइम्स के रिगार्डिंग। एक में इंडिया मेंबर है, दूसरे में इंडिया मेंबर नहीं है। सो आई होप इट इज इंपॉर्टेंट। पीसीएस के लिए तो रट जाओ, ऐसी इंफॉर्मेशन और आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।